डिजिटल कॉमर्स गुरु पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, यानी कि जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका चैप्टर दे रखा है। बेसिकली ये 4 या 5 हो सकता है, किसी बुक में ये 5 या 6 हो सकता है ना। उसको स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही ध्यान से कंसेप्ट क्लियर करके समझना, है ना। बहुत ही ध्यान से कंसेप्ट क्लियर करके समझना कि ये क्या है। सबसे पहले देखो, हम इंसानों को एक्सचेंज करना बहुत पसंद है, यानी कि हम ह्यूमन बीइंग को एक्सचेंज करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन जो चीज़ हमें चाहिए वो सारी चीज़ हम अपने आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यानी कि जो चीज़ आपको चाहिए वो सारी की सारी चीज़ हम अपने आप से प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सचेंज करना पड़ता है, किसी दूसरे की जरूरत पड़ती है, जिसे हम एक नाम देते हैं सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी क्या होती है? ये वो इकोनॉमी होती है जहां पे हमारी कमोडिटीज के बदले कमोडिटीज एक्सचेंज करी जाती है, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज की जाते हैं। उसे हम कहते हैं सीसी इकोनॉमी। यहां पे हम सी का मतलब कमोडिटी, इन अदर वर्ड्स इसको हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज यानी कि गुड्स के बदले हम गुड्स एक्सचेंज कर रहे थे, ये मनी से पहले की बात है। तो इसमें काफी ज्यादा परेशानियां आई, जिन्हें हम ड्रॉबैक्स या डिफिकल्टीज कहते हैं। किसकी? बार्टर सिस्टम की। ड्रॉबैक्स या डिफिकल्टी। सबसे पहली जो डिफिकल्टी थी वो थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स आपने सुना होगा या मूवियों में देखा होगा या कई बार आपके साथ हुआ होगा कि जिस इंसान को आप ढूंढना चाह रहे हो, जिसकी आप बात करना चाह रहे हो, वो अचानक से आपके सामने आ जाए तो आप कहते हो ओ व्हाट अ कोइंसिडेंस। यानी कि आप चाह रहे थे कि उससे मिल लें और अचानक से वो आपको मिल गया। कोइंसिडेंस। फॉर एग्जाम्पल, ए को हॉर्स चाहिए, ए को हॉर्स चाहिए और बी को कार चाहिए। ए को हॉर्स चाहिए और बी को कार चाहिए। ए को हॉर्स चाहिए, इसके बदले वो अपनी कार दे सकता है, और बी को कार चाहिए, उसके बदले वो अपना हॉर्स दे सकता है। लेकिन ए को बी को ढूंढना पड़ेगा, बी को भी ए पर्सन को ढूंढना पड़ेगा। यानी कि ए को उस पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जो पर्सन उसका हॉर्स दे सके और उसे उसकी कार ले सके एक्सचेंज में। ऐसे ही बी को वो पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिससे वो कार ले सके और अपना हॉर्स दे सके। जाहिर सी बात है वो आसानी से तो मिलेगा नहीं, बहुत ज्यादा सर्च करनी पड़ेगी। इसी को हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। यानी कि जो गुड्स आप चाह रहे हो वो गुड्स किस पर्सन पे मिलेगा, ये चीज आपको ढूंढनी पड़ेगी, आसानी से तो मिलेगी नहीं। तो इसी को हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट। ये पहली डिफिकल्टी थी हमारी सीसी इकोनॉमी या बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में। दूसरी, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। पहली बात, हमारे पास मनी नहीं थी तो हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट में 1000 गुड्स हैं तो उनकी वैल्यू हम कैसे एक्सप्रेस करें? कैसे एक्सप्रेस करते थे कि अगर जो 1000 गुड्स हैं मार्केट में तो हम उन 1000 को सबके तरीके से मेजर करते थे। जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 तरीके के गुड्स हैं, तो इन पांचों की वैल्यू हमारी नजर में सेम होती थी। क्यों? क्योंकि मेजर करने के पास हमारे पास कोई चीज ही नहीं है। मेजर करने के लिए हमारे पास कोई चीज ही नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल अब मनी आ गया है तो आपको मालूम है कि किसकी कीमत ज्यादा है किसकी कम है, लेकिन जब मनी नहीं था यहाँ पर ए को हॉर्स चाहिए था उसके बदले वो कार दे रहा था, बी को कार चाहिए थी उसके बदले वो हॉर्स दे रखा था। तो ए की नजर में हॉर्स और कार की वैल्यू सेम है और बी की नजर में कार और हॉर्स की वैल्यू सेम है, और ये बात आप जानते हो। अब मनी आ चुकी है तो अब आपको मालूम है कि कार महंगी है या हॉर्स महंगा है। तो यानी कि हम मेजर नहीं कर पाते थे कि किसकी वैल्यू कितनी है, किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है, किस पर्सन को हॉर्स के बदले सिर्फ कार दी जाएगी, है ना। तो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब है कि हम मेजर नहीं कर पाते थे कि किस चीज की वैल्यू कितनी है। तीसरी दिक्कत होती थी हमारी लैक ऑफ सिस्टम फॉर फ्यूचर पेमेंट। लैक ऑफ सिस्टम फॉर फ्यूचर पेमेंट, या मैं इसे कह सकता हूं कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट। कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट, इसमें क्या होता था, आपने अपनी दुकान पर वर्कर रखा हुआ है कि भाई फलाने काम के लिए आपने अपनी दुकान पर वर्कर रखा है, ठीक है। या आपने किसी पर्सन से गुड्स लिए हैं, अब आपने कोई वर्कर अपनी दुकान पर रखा है तो उसे क्या दोगे, यानी कि वो सर्विस दे रहा है आपको, उस सर्विस के बदले आप उसे क्या दोगे, पैसा तो था नहीं। अब आपको ये भी नहीं मालूम कि उसने जितना काम किया उसमें उसका कितना पैसा बनता है, समझ में आ रही बात। यानी कि उसने कितना काम किया उसके बदले उसे कितना पैसा मिलना चाहिए और कितना मिलेगा, कितनी सर्विस दी। तो आप यहाँ मेजर ही नहीं कर पाते थे कि हम किस पर्सन को, अगर हमने कोई पर्सन हायर किया है उसे क्या पे करना है, किसी से पेमेंट या फिर गुड्स वगैरह लिया है तो उसे कितना पेमेंट करना है, कितना गुड्स देना है, किस क्वालिटी का देना है। ये होता है लैक ऑफ सिस्टम फॉर फ्यूचर पेमेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। फोर्थ आता है हमारा लैक ऑफ सिस्टम फॉर स्टोरेज ऑफ वैल्यू। इसका मतलब क्या है, आपको मालूम है कि उस समय हमारे पास मनी नहीं थी और कौन सी इकोनॉमी चल रही थी, सीसी इकोनॉमी। तो हम जो भी हमारी वेल्थ है, यानी कि जो भी हम स्टोर करके रख रहे हैं वो एक गुड्स के हिसाब से रखते थे। जैसे कि स्टोरेज की कॉस्ट कितनी है, कितना नुकसान हो गया, कितना माल बेचना है, कितनी सेविंग हो रही है, कितना गुड्स हमारे पास से यहाँ से दूसरी जगह चला गया, हमें मालूम ही नहीं पड़ता था। हमें तो बस ये मालूम था कि गुड्स अगर हमारे पास ज्यादा है तो ज्यादा है और गुड्स कम है तो कम है, क्योंकि हम उसे मेजर ही नहीं कर पाते थे। जितना हमने गुड्स स्टोर करके रखा है उसके बारे में पता ही नहीं कर पाते थे। लैक ऑफ सिस्टम फॉर स्टोरेज ऑफ वैल्यू। तो अब ये 4 डिफिकल्टीज थी, एक एक डिफिकल्टी आपको समझ में आ गई होगी। इन डिफिकल्टीज को करने में कुछ खर्चा भी होता था हमारा, ट्रेडिंग कॉस्ट। सर अब आप कहोगे कि सर पैसा तो था ही नहीं तो खर्चा किस बात का, पैसा तो था ही नहीं तो खर्चा किस बात का। बेटा एरिया अपने बाप का, नाम ले लेना हमारे साहब का। सर्च कॉस्ट का मतलब क्या है, इट इज द कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग द पर्सन whose want coincidence with yours। यानी कि जो आपका पहला पॉइंट था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, आप जिस पर्सन को ढूंढ रहे हो उस पर्सन को ढूंढने में आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, आपका क्या क्या चीज खर्च हो गई, ये हमारी क्या है, सर्च कॉस्ट कहलाती है। नेक्स्ट, डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग। डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग मतलब वेटिंग फॉर द पर्सन टू सेटिस्फाई डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अगर हम उस पर्सन का इंतजार कर रहे हैं जो हमारी इच्छा की पूर्ति करेगा, और भाई वो हाल तो मिल नहीं जाएगा,
काफ़ी टाइम आपको सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, इससे हमें डिस्कम्फर्ट होगा, वो हमारा डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग। यानी कि ये दो तरीके की ट्रेडिंग कॉस्ट थी जो हम बार्टर सिस्टम या सीसी इकोनॉमी करने में करते हैं। तो अब मनी आया, तो मनी का सबसे पहले मेन क्या है कि सर मनी के फंक्शंस क्या है, मनी के फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी। सबसे पहला मनी के कुछ स्टैटिक फंक्शन होते हैं, मनी के कुछ स्टैटिक फंक्शन होते हैं, यानी कि इट रेफर्स टू कन्वेंशनल फंक्शन ऑफ मनी। सच फंक्शन ओनली हेल्प टू रेगुलेट द इकोनॉमिक फंक्शन, दे डू नॉट स्टिमुलेट द इकोनॉमिक सिस्टम टू ए हायर लेवल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो मनी के बेसिक फंक्शन है, बेसिक फंक्शन यानी कि वो फंक्शन जो इकोनॉमी को चलाने में काम आ रहे हैं। आपको गुड्स चाहिए, गुड्स खरीदो, आपको कोई चीज चाहिए, पैसे दो, एक्सचेंज करो। जहां पे हमारा मनी एज अ एक्सचेंज मीडियम काम करता है उसे हम स्टैटिक फंक्शन कहते हैं। इसमें दो फंक्शन इंक्लूड होते हैं, प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। इसमें दो फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शन क्या क्या फंक्शन करता है मनी का, और सेकेंडरी फंक्शन क्या क्या फंक्शन करता है। सबसे पहली हेडिंग प्राइमरी फंक्शन। जैसा कि इसका नाम है प्राइमरी फंक्शन, इसका मतलब मनी के सबसे पहले कर्तव्य, मनी सबसे पहले क्या क्या करती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन का पार्ट होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई भी चीज चाहिए, अगर आपको किसी पर्सन से कोई भी चीज चाहिए तो मनी एक ऐसी चीज है जो आसानी से एक्सचेंज करवा देती है। यानी कि इट मीन्स दैट मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन एन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। अगर आपको किसी से कुछ एक्सचेंज करना है, कुछ खरीदना है, तो अगर आप उसे पैसे दोगे तो आप उससे वो एक्सचेंज कर सकते हो। यानी कि अब यहां पे हमारा क्या दिक्कत आ रही है, जो हमारी बार्टर सिस्टम में सबसे पहली दिक्कत थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, यहां पे इसने वो खत्म कर दिया। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के आते ही जो आपकी परेशानियां थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, वो खत्म हो गई। क्योंकि अब आपको मालूम है कि मेरे पास पैसा है और मुझे जो चीज चाहिए वो मैं पैसे से खरीद सकता हूं, जो चीज बेचनी है पैसे के लिए बेच सकता हूं, है ना। क्लियर है बात? यस सर। उसके बाद प्राइमरी फंक्शन का दूसरा पॉइंट है मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू। ये प्राइमरी फंक्शन का दूसरा पॉइंट है, मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू। What does it means? Money serve as a measure of value in terms or unit of value. यानी कि money serve as a measure of value in terms of unit account, which means value of each and every good can be expressed in monetary unit. यानी कि जो हमारा यहां पर सेकेंड डिमेरिट था कि लैक ऑफ कॉमन यूनिट वैल्यू, यानी कि हम किसी चीज की वैल्यू का पता नहीं लगा पा रहे थे। मनी के आने से हम इस ड्रॉबैक्स पर या डिफिकल्टी पर पार पा सके। यानी कि मनी से हम किसी भी चीज की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 10 किलो चीनी चाहिए, शुगर चाहिए, और कस्टमर ने कहा या आपसे दुकानदार ने कहा कि 1 किलो चीनी की प्राइस 30 रुपए है, आपको कितना चाहिए, 10 किलो चाहिए, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 300 रुपए। इसको हम कहते हैं डिटरमाइनिंग द रिलेटिव प्राइस।
डिटरमाइनिंग द रिलेटिव प्राइस। और एक यहीं पर एक बहुत अच्छा सा नाम निकल के आता है जिसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ मनी या फिर परचेजिंग पावर। वैल्यू ऑफ मनी या फिर परचेजिंग पावर, इसका मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ मनी, अगर आपके पास 20 रुपए हैं तो आपके पास ये पावर है कि आप 20 रुपए तक की कोई भी चीज खरीद सकते हो। यानी कि अगर आपके पास 20 रुपए हैं तो आपके पास ये पावर है कि आप 20 रुपए तक की कोई भी चीज खरीद सकते हो। ये हमारा मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू। प्राइमरी फंक्शन में ये दोनों फंक्शन कवर करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। प्राइमरी के बाद दूसरा हेड आता है आपका सेकेंडरी फंक्शन। यानी कि प्राइमरी के बाद मनी किन फंक्शंस पे ध्यान देती है? सेकेंडरी फंक्शंस पे। और सेकेंडरी फंक्शंस में पहला फंक्शन आता है स्टैंडर्ड और डिफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मीनिंग क्या है? डेफर्ड पेमेंट का मीनिंग है कि वो पैसा जो आपको फ्यूचर में देना है। और अगर आपके पास मनी है तो मनी का मीनिंग क्या है कि आपने आज की डेट में किसी से 10,000 रुपए लिए, उसने कहा साहब मैं 2 साल बाद लूंगा और 20% ब्याज लगाकर, तो 10,000 का 20% 2,000, कितने रुपए देने हैं? 12,000। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? मनी की वजह से। मनी से हम कोई भी स्टैंडर्ड पेमेंट जो हमें करना है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, वो हम मेजर करके कर सकते हैं। दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये किस में आता है? सेकेंडरी फंक्शन में। सेकेंडरी फंक्शन का एक फंक्शन और है जिसे हम कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। Store of value. What does it mean? Money act as a store of value, which means act as a store of wealth, which means money can be used to transfer purchasing power from present to future. यानी कि आपने आज की डेट में इन्वेस्टमेंट किया, आपने आज की डेट में गोदाम में प्रोडक्ट रखा हुआ है, गोदाम में गुड्स रखा हुआ है। 1 साल बाद, 5 साल बाद, 6 महीने बाद इसकी कितनी कीमत हो जाएगी वो हमें किसकी वजह से मालूम पड़ेगा? मनी की वजह से। उसी को हम कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। तो एक तरीके से हम इसको मेन फंक्शन भी मान सकते हैं। तो जनरली क्या हो रहा है, जितने भी बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स थे मनी के आ जाने से वो खत्म हो गए। मनी के आ जाने से वो खत्म हो गए। एक इसका लास्ट पॉइंट आता है, वो आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, यानी कि सेकेंडरी फंक्शन का तीसरा पॉइंट और 5वां फंक्शन मनी का ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इसमें क्या होता है कि हमें कुछ पैसा एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफर करना है। हमें किसी को 5,000 रुपए, फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में घर खरीदना चाहते हो, आप दिल्ली में घर खरीदना चाहते हो, लेकिन आपको पैसे किसको देने हैं? लखनऊ रहते हो आप और लखनऊ से पैसे भिजवाने हैं। तो मनी की मदद से आप एक रीजन से पैसा दूसरे रीजन तक भेज सकते हो, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो यहां तक जो पॉइंट थे ये सारे हमारे किसके पॉइंट हैं सर? ये सारे हमारे सेकेंडरी फंक्शन के पॉइंट हैं। किसके पॉइंट है? सेकेंडरी फंक्शन के। एक इंपॉर्टेंट हेड आता है, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि तीसरा फंक्शन है। मेनली आपको बहुत कम बुक्स ऐसी होंगी जिनमें वो मिलेगा, जिसे हम कहते हैं कंटिंजेंट फंक्शन। कंटिंजेंट का मतलब होता है जो किसी के होने पर या ना होने पर टिका हो, वो होता है कंटिंजेंट फंक्शन। तो कंटिंजेंट फंक्शन का पहला फंक्शन क्या होता है? बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि
मनी सर्व एज द बेसिस ऑफ ऑल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट लाइक चेक। यानी कि अगर किसी चीज में मनी शामिल है तो आप एक क्रेडिट यानी कि किसी से भी कोई उधार काम करवा सकते हैं। जैसे कि आपने किसी को चेक दे दिया, इस चेक में मनी जुड़ा हुआ है, आपने किसी को बीआर दे दिया, बिल्स रिसीवेबल, ड्राफ्ट दे दिया। ये क्या है, आपको मालूम है कि इसमें पैसा जुड़ा है, आज नहीं तो कल ये मिल ही जाएगा। अगर पैसा नहीं जुड़ा होता तो ये हमारा क्रेडिट क्रिएशन नहीं हो पाता। तो ये एक तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर है कि मनी के बदले या मनी जुड़ा हुआ है, उससे हमारा एक फंक्शन चल रहा है क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि उधार काम चल रहा है किसकी बदौलत, मनी के बदौलत। कंटिंजेंट फंक्शन का दूसरा पॉइंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, इसका मतलब क्या है, हमारे पास मनी आ गया, मनी की बदौलत आप पता कर सकते हो कि आपकी जो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम है, जो हमारी कंपनी की नेशनल इनकम है। अगर आप बच्चों ने नेशनल इनकम पढ़ा हो तो आपको मालूम है नेशनल इनकम क्या होती है, नॉर्मल रेसिडेंट कमाया गया फैक्टर इनकम का जोड़ को नेशनल इनकम कहते हैं। और नेशनल इनकम कहां कहां से कितना आया या कहां कहां कितना गया, जैसे कि रेंट, जैसे कि इंटरेस्ट, जैसे कि प्रॉफिट, ये अलग अलग हिस्से हैं, सबको जोड़ के ही तो नेशनल इनकम बना। तो इन सबको अलग अलग हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। उसके बाद तीसरा, गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी या इंसॉल्वेंसी आपने शायद 11th में या 12th में पढ़ा होगा। इसमें क्या है, इंडिविजुअल इज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट व्हेन इट फेल्स टू फुलफिल मॉनेटरी लायबिलिटी। अगर एक इंडिविजुअल बैंकरप्ट, बैंकरप्ट का मतलब वो पैसा नहीं दे सकता, वो उतना पैसा नहीं दे सकता जितने की उसके पास लायबिलिटी है, इवन व्हेन देयर टोटल एसेट इज ग्रेटर देन टोटल लायबिलिटी, भले ही उसके पास संपत्ति ज्यादा है लायबिलिटी से, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। तो ये हमारी एक तरीके की गारंटी होती है अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी, यानी कि बंदे पर पैसा नहीं है तो वह इंसॉल्वेंट है, पैसा होता तो वो सॉल्वेंट है। तो मनी एक तरीके से हमारी गारंटर के रूप में काम कर रही है। डी पॉइंट होता है मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। What does it mean? A consumer maximizes satisfaction when the marginal utility from different goods is equal to their respective price। यानी कि एक कंज्यूमर जब तक खर्च करता रहता है जब तक कि उसको मार्जिनल यूटिलिटी जो मिली उसके खर्च करे रुपए के बराबर हो। तो यानी कि मनी की मदद से हम अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तक पहुंच सकते हैं। इस पर 20 रुपए खर्च किया, कितना संतुष्टि हुई, इस पर 50 हुआ, कितना हुई, इस पर 100 किया, कितना हुई। तो ये हम किससे मेजर कर रहे हैं, किसकी हेल्प से कर रहे हैं, मनी की हेल्प से। लास्ट फंक्शन है इसका बियरर ऑफ ऑप्शन। बियरर ऑफ ऑप्शन, इट इंप्लाइज that while accumulating wealth in form of money, the decision regarding the purchase of goods and service can be changed। जब आप पैसे को कैलकुलेट कर रहे हो, तो जब आप पैसे को कैलकुलेट कर रहे हो तो आपके जो डिसीजन है वो चेंज भी कर सकते हो। यानी कि आपके हाथ में पैसा आया 50,000 रुपए, आपने 50,000 रुपए आने से पहले सोचा था कि मैं ये गुड्स खरीदूंगा और 50,000 रुपए आपके हाथ में आ गए, तो अब आपके ऊपर डिसीजन है कि आप लो या नहीं लो, लो या नहीं लो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ पर्सन हैज सेव्ड मनी फॉर द परचेज ऑफ कार। मान लिया कि एक पर्सन ने 5 लाख रुपए जमा कर रखे थे कार खरीदने के लिए, बट उसको जरूरत पड़ गई, वाइफ की उसको तबीयत खराब हो गई, उस तबीयत खराब में हमारे पास उसको वहां जरूरत पड़ गई।
ही कैन विदाउट एनी डिफिकल्टी चेंज डिसीजन, थस हैव फ्रीडम ऑफ एक्शन। अब उसे ये नहीं सोचना कि ये 5 लाख रुपए की मैं कार खरीदूंगा, उसे सीधे सीधे 5 लाख उठाने हैं और वाइफ को इलाज करवाना है। बियर ऑफ ऑप्शन यानी कि फ्रीडम होता है आपके पास, जैसे चाहो वैसे खर्च कर सकते हो। तो ये बेटा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज शुरू भी हो गया और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का हिस्सा खत्म भी हो गया, जिसमें हमने बार्टर सिस्टम पढ़ा, डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम, मनी के फंक्शन प्राइमरी, सेकेंडरी और कंटिंजेंट। आगे हम मनी के फॉर्म ऑफ मनी पढ़ेंगे, फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी, फुल बॉडी मनी, क्रेडिट मनी, है ना। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आगे के जो भी पार्ट होंगे वो